ये सब इसकी, ठीक है। अब इसको हम फिर क्या देंगे, ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, इसमें देखो कमी किस चीज की है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट एल्डोस्टेरोन ज्यादा है ना, तो एक तो हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे, एक स्पाइरोनोलेक्टोन वगैरह। दूसरा हम क्या देंगे, डेक्सामेथासोन या कोई भी स्टीरॉइड देंगे जो कि कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। अच्छा, अगर इसका आप ग्लूकोज लेवल चेक करो, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं है। और कॉर्टिसोल का काम क्या है, जैसे एल्डोस्टेरोन का काम है साल्ट को रिटेन करना, कॉर्टिसोल का काम है ग्लूकोज को, क्लियर, मेंटेन करना काम नहीं है कॉर्टिसोल का। कॉर्टिसोल का काम ग्लूकोज ज्यादा करना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर मेंटेन करने का एमसीक्यू आए तो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करती है, ठीक है। कॉर्टिसोल ग्लूकोज को ज्यादा करने का इसका काम है। अच्छा, अगले पे आते हैं हम 21 पे। 1 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एंड्रोजन ज्यादा है। इसमें क्या ज्यादा है, वो सेक्स हार्मोन्स जो है एंड्रोजन ज्यादा है इसमें। जब एंड्रोजन ज्यादा है लेकिन 1 से स्टार्ट तो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, फिर एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। कॉर्टिसोल ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। तो ये पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा क्लिटोरोमेगेली के साथ, एम्बिगुअस जेनिटलिया के साथ, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ। तो जब कभी भी कोई पेशेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साथ आपके पास आए तो आपने जहां बाकी टेस्ट करवाओगे वहां पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी करवा लेंगे। जब सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कम मिलेगा और पोटेशियम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन नहीं है। एल्डोस्टेरोन नहीं तो इसमें साल्ट वेस्टिंग हो रही होगी, इसके लिए एक टर्म यूज होती है साल्ट वेस्टिंग। तो एमसीक्यू आपके कितना जबरदस्त बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया इज एसोसिएटेड विद साल्ट वेस्टिंग, दैट इज 21। क्योंकि आपको मेरी बात याद थी कि सर ने कहा था कि जो भी 1 से स्टार्ट होता है उसमें साल्ट वेस्टिंग नहीं होती, लेकिन 21 में तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और जो 1 पे एंड होता है उसमें एंड्रोजन की एक्सेस होती है। अच्छा, इसका बीपी ज्यादा होगा कम होगा, इसका बीपी कम होगा। इसमें भी हम कॉर्टिसोल का एगोनिस्ट देते हैं। क्यों देते हैं हम, डेक्सामेथासोन वगैरह क्यों देते हैं हम, कॉर्टिसोल तो कम है। अच्छा, एक तो इसमें मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, एंडोक्राइन की जितनी भी एब्नॉर्मेलिटीज हैं, चाहे वो हाइपो हो, जितने भी हाइपो हैं, उसमें आपने सिंपली हार्मोन को रिप्लेस करना है। इसमें भी आपने क्या करना है कि एल्डोस्टेरोन को और कॉर्टिसोल को रिप्लेस करना है। जब आप कॉर्टिसोल को रिप्लेस करोगे तो एसीटीएच लो होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, लो। जब एसीटीएच लो होगा तो हाइपरप्लेजिया भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा फिर, जरा आपने एल्डोस्टेरोन का एगोनिस्ट देना है। एल्डोस्टेरोन के एगोनिस्ट का क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट का क्या नाम है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। क्या नाम है इसका, फ्लूड्रो। ये एक ही है, याद रखो, एक और नया भी अभी आया है, लेकिन फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इसका नाम है, जो एल्डोस्टेरोन का एगोनिस्ट है। बाकी जो कॉर्टिसोल के एगोनिस्ट है वो तो बहुत है, कॉर्टिकोस्टेरोन है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेयर चीज ही जो है वो नायाब होती है, जो चीज कम हो वो नायाब होती है। ये है ही एक, समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक। तीसरे पे आते हैं, 1 से स्टार्ट भी हो रहा है, 1 पे एंड भी हो रहा है, तो इसमें एंड्रोजन भी ज्यादा होंगे और एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा होगा। तो नो साल्ट वेस्टिंग। इसमें भी सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, लेकिन साथ ही साथ में इसमें एम्बिगुअस जेनिटलिया भी होंगे। अब इसी नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए मुझे सवाल का जवाब दो। सामने बोर्ड पे देखो आप लोग, एक बच्चा आपके पास आता है और उस बच्चे की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसी है कि एम्बिगुअस जेनिटलिया है, बीपी उसका कम है और उसमें सोडियम भी कम है और पोटेशियम ज्यादा है। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है, 21। पीछे से आवाज क्यों नहीं आई, समझ नहीं आई आप लोगों को। अच्छा, एक बच्चा आपके पास आता है एम्बिगुअस जेनिटलिया के साथ, सोडियम उसमें ज्यादा है, पोटेशियम उसमें कम है और बीपी भी उसका ज्यादा है, ग्लूकोज लेवल उसका कम है। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है, 11।
देखो दो का जिक्र आ गया ना, जहाँ सिंपल सी बात है यार, अगर सिंपल एंड्रोजन ज्यादा हूं तो ऐसा एंजाइम देखना है जिसमें 1 पे एंड हो रहा हो, जो वो 21 है। और अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो तो ऐसा देखना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, वो 17 है। और अगर दोनों ज्यादा हो तो ऐसा देखना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो 1 पे एंड हो रहा हो, वो 11 है। इससे सिंपलेस्ट शॉर्टकट निमोनिक नहीं हो सकता दुनिया में, ये समझते हैं। समझ आ गया फ्रॉम को? इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? कॉर्टिकोस्टेरोन देंगे हम इसको, और एल्डोस्टेरोन क्योंकि ज्यादा है तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनीबॉडी हु कैन टेल मी, उसको मैं टॉफी दूंगा कि ये फिर एंड्रोजन कम कैसे होना शुरू हो जाएंगी? ये इसकी हमने ट्रीटमेंट तो नहीं की ना, इसकी तो ट्रीटमेंट हमने नहीं की। देखो हाँ कैसे ये एक्सीलेंट, ACTH कम हो जाएगा। जब ACTH कम होगा तो वापस एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर नहीं बचेगा, तो हाइपरप्लेजिया भी कम हो जाएगा। ये क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं? ये एंजाइम ज्यादा क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि बाकी एंजाइम की डेफिशिएंसी है और वो ACTH को सप्रेस नहीं कर पा रहा। ACTH को एक ही चीज सप्रेस करती है, दैट इज कॉर्टिसोल। ACTH को क्या सप्रेस करता है? कॉर्टिसोल। जैसे इंसुलिन को क्या सप्रेस करता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन को सप्रेस कर देते हैं ना। TSH को क्या सप्रेस करता है? T3 T4। अब अगर वहां पर कोई एक एंजाइम आ जाए, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि TSH को ग्लूकागॉन सप्रेस कर, उसको T3 T4 ही सप्रेस करेगा। इसी तरीके से ACTH को कॉर्टिसोल ही सप्रेस करता है। क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं बन पा रहा, ACTH ज्यादा होगा, वो ACTH बार बार स्टिमुलेट करता रहेगा, एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन्स बनते रहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा एल्डोस्टेरोन बनता रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा दोनों बनते रहेंगे। लिहाजा जब हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट से, तो पेशेंट काफी हद तक बेहतर होना शुरू होगा। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलो एक दफा मुझे सब बताओ, ये बैक बेंचर्स में से